आजकल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आसपास ये जो वामपंथी लोगों की एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठा हुई है, उसी ने कांग्रेस को हैशी पे लाया। प्रियंका गांधी को इस बात का गुमान था कि उनको देखने के लिए या जो भीड़ उमड़ रही है वो भीड़ शायद कांग्रेस की मतदाता है। इन दोनों भाई बहनों के साथ सीधा संवाद स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में ये दलालों की फौज है, ये वो काम करने नहीं देती। बघेल साहब तो सिर्फ थैला लेके गए थे पैसे का यूपी में, बाकी रणनीति तो प्रियंका की टीम को ही करनी थी। आज उस टीम के ऊपर एक्शन कौन लेगा? उत्तराखंड के देवेंद्र यादव को सवाल कौन पूछेगा? हरीश चौधरी की जवाबदेही किसके प्रति है? क्या कांग्रेस में नेताओं की कमी है? क्या कांग्रेस में जमीन से जुड़े हुए नेता बहुत हैं, लेकिन शायद गांधी परिवार को सिर्फ वो चाहिए जो सुबह से शाम तक उनकी आरती उतारे और भांडगिरी करे। ये कांग्रेस का मिरेकल था कि आती हुई सत्ता हाथ से कैसी गंवानी है कांग्रेस जाने। नमस्कार, स्वागत आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखड़े तोलता है, और इस बार तुलेगी देश की प्रमुख विपक्ष पार्टी जो मरणासन्न स्थिति में पड़ी है, यानी कांग्रेस। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आपने देखे होंगे, जिसमें पंजाब में उनकी सरकार थी जो उनको वापस आना था, उत्तराखंड में वो प्रमुख विपक्षी दल था, गोवा में प्रमुख विपक्षी दल था। दोनों जगह स्थितियां उनके पक्ष में थी। इसके बावजूद भी दोनों राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया। पंजाब में तो पानी नहीं मांगा, और उत्तर प्रदेश जहां प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की, लग रहा था कि जो 6% का मत प्रतिशत है वो बढ़कर कहीं 12 या 18 हो जाए तो शायद लोकसभा के चुनाव में कुछ कहीं बार्गेन करने की स्थिति में कांग्रेस होगी। लेकिन कांग्रेस 6% से 2.5% भी नहीं ले पाई। 2.30% मत पे कांग्रेस को अपना खुशी मनानी पड़ी। 2 उम्मीदवार जीत गए। कैसे जीते ये शोध का विषय है। एक तो प्रमोद तिवारी की बेटी है। प्रमोद तिवारी की बेटी तो जीतेगी ही, क्योंकि प्रमोद तिवारी कांग्रेस ही कम और बाकी राजनीतिक दलों में ज़्यादा दोस्ती रखते हैं, तो वो हमेशा एक कमज़ोर विरोधी अपने स्वयं के या अपनी बेटी हो तो बेटी के खिलाफ उतारते हैं। ये उत्तर प्रदेश पूरा जानता है कि वो चुनाव कैसे जीतते हैं। बाकी 300 से ज़्यादा उम्मीदवारों के डिपॉजिट जब्त हुए। यदि उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास संगठन था ही नहीं। जहां संगठन नहीं है, जहां पार्टी का वजूद नहीं है, वहां आप यदि 400 सीटों पे चुनाव लड़ोगे, बात तो अच्छी है, लेकिन फिर 400 सीटों पे वो तो चुनाव लड़ते कि जो कम से कम अपना डिपॉजिट, आधे लोग तो डिपॉजिट बचा पाते हैं। 400 में से 200 भी डिपॉजिट बचा पाते तो लगता कि कहीं ना कहीं पार्टी का कुछ तो जिंदा है। जहां पार्टी का वजूद नहीं, वहां आपने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात सोची, और स्थिति ये हो गई कि कुछ महिला उम्मीदवारों को नोटा जो होता है कि हम किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो नोटा को 780 वोट पड़े एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, और कांग्रेस के उम्मीदवार को 560, मतलब नोटा से भी नीचे मतदान प्राप्त हुआ। बिकनी मॉडल के नाम से जो एक मॉडल प्रसिद्ध थी, और बिकनी मॉडल होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बिकनी मॉडल जब आप राजनीति में उतरते हो तो उसको कम से कम इसलिए नहीं उतारना चाहिए कि उसके पास ग्लैमर है, और जो मत प्रतिशत उनके पास मिला वो उतना ही शर्मसार है। जब कोई बिकनी पहन के रास्ते पे आता है तो बाकी समाज के लोग उसको शर्मसार महसूस करते हैं। ये तमाम बातें क्यों हुई? क्या प्रियंका गांधी को इस बात का गुमान था कि उनको देखने के लिए या जो भीड़ उमड़ रही है वो भीड़ शायद कांग्रेस की मतदाता है? प्रियंका गांधी के पास कम से कम उत्तर प्रदेश के एक नेताओं की फौज होनी चाहिए थी, यदि वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी इतने सालों से है। लेकिन जेएनयू के एक वामपंथी विचारधारा के नेता जो जेएनयू के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जब वो राजनीति ज्वाइन करते और कांग्रेस जाते तो वो सलाहकार और सब कुछ उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के लिए बन जाते हैं। और फिर कौन पत्रकार प्रियंका गांधी से बात करेगा, कौन नेता प्रियंका गांधी से बात करेगा, कौन किसको टिकट कहाँ से दिलवाएगा, यदि वो वही तय करेंगे तो फिर सचिन या ऐसे ही कुछ नाम था उनका, मैं तो नाम भी नहीं जानता, क्योंकि आजकल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आसपास ये जो वामपंथी लोगों की एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठा हुई है,
उसी ने कांग्रेस को हैशी पे लाया। और ये G23 के जो लोग चिल्लाते हैं, पुराने लोग जो दबी जुबान में बात करते हैं और जो खुल के विरोध करते हैं, उन सभी का प्रॉब्लम यही है कि इन दोनों भाई बहनों के साथ सीधा संवाद स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में ये दलालों की फौज है, ये वो काम करने नहीं देती। संदीप सिंह नाम था उनका। तो ये जो हश्र होना था कांग्रेस का, मैं मानता हूं कि महिला एक मतदाताओं का ग्रुप बन चुका है, एक वोट बैंक बन चुका है, लेकिन उस महिलाओं वोट बैंक को रिझाने के लिए आपको कैडर भी तो होना ज़रूरी है, आपके पास संगठन भी तो होना ज़रूरी है। जब संगठन ही नहीं है तो आपकी 2 सीटें आ गई और हर बार सीटें कम होती जाती है और 4 की 2 हो गई और 2 की 1 और 1 से 0, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड जहां सरकार बनना तय थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए, बहुत अराजकता थी, भ्रष्टाचार के आरोप थे, कई चीज़ें थी, लेकिन वहां 40 से ज़्यादा सीटें लेके बीजेपी फिर सत्ता में आ गई। बीजेपी के मुख्यमंत्री धामी चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी सत्ता में आ गई। तो ये मिरेकल कैसा हुआ? ये मिरेकल बीजेपी के लिए नहीं हुआ, ये कांग्रेस का मिरेकल था कि आती हुई सत्ता हाथ से कैसी गंवानी है कांग्रेस जाने। उत्तराखंड राज्य छोटा लेकिन गुटबाजी ज़्यादा। हरीश रावत उनका एक गुट, प्रीतम सिंह जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, CLP लीडर थे, और CLP लीडर तो 6 ही महीने थे, उसके पहले वो लगातार अध्यक्ष रहे पार्टी के 4 साल, तो उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी पड़ती है। लेकिन वो टिहरी लोकसभा क्षेत्र उनका माना जाता है, वहाँ सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। गणेश गोदियाल पार्टी के अध्यक्ष बने, वो पौड़ी से लड़ते हैं, वहाँ सुपड़ा साफ हो गया। और इस सब के लिए जो मुख्य मैं जिसकी जिम्मेदारी मानता हूँ, जो गुटबाजी को हवा देना और पार्टी का हश्र करना, वो धर्मेंद्र यादव जो इंचार्ज सेक्रेटरी थे उत्तराखंड के। और क्या उत्तराखंड में टिकट ही बटे? क्योंकि अच्छे कार्यकर्ता छोड़ के जब आप लैंड माफिया, शराब माफिया, जुआ माफिया, महिलाओं की तस्करी करने वाले माफियाओं के सरगना को टिकट दोगे तो यही हश्र होगा। मुझे किसी ने कहा कि एक सज्जन थे आरेंद्र शर्मा, 2017 में उनको उनके मनमाफिक विधानसभा का टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने पार्टी कार्यालय में देहरादून में तोड़फोड़ की। और उनकी मजाल यहाँ तक गई कि पार्टी कार्यालय में जो राजीव गांधी की प्रतिमा थी, उसको उन्होंने अपने चप्पल से पीटा। वो हादसा होने के बाद शायद ही कोई ईमानदार कांग्रेसी है उत्तराखंड में जो कभी हरेंद्र शर्मा को माफ़ करेंगे। लेकिन फिर हरेंद्र शर्मा का पैसा बोल गया, उन्हें फिर टिकट दिया गया और वो बुरी तरह से चुनाव हारे, जबकि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम मतदाता भी थे। हरक सिंह रावत, पिछली बार कांग्रेस की सरकार बीजेपी की सरकार बनवाने में कांग्रेस की सरकार तोड़ के हरक सिंह का सबसे बड़ा रोल रहा। वो जब पार्टी में वापस आए और उनको पार्टी में लिया गया तो उससे पार्टी का नुकसान ही हुआ, क्योंकि पार्टी का जो ईमानदार और लॉयल कार्यकर्ता है वो पार्टी से दूर हुआ। क्योंकि जिसने हरक सिंह के खिलाफ 4 साल तक काम किया हो ग्राउंड लेवल पे, वो फिर उसकी जिंदाबाद कैसे बोल सकते हैं? ऐसे अगणित किस्से मैं आपको बता सकता हूँ उत्तराखंड में, एक सीट पर। तो उत्तराखंड में जो जिम्मेदार है उनके ऊपर तो कार्यवाही नहीं होती। हरीश रावत को खुद चुनाव हरवाया गया, उनके खिलाफ कैसे चुनाव लड़वाए गए थे, क्योंकि वो लाल कुआं से चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में स्वयं गया था। तो अंदरूनी गुटबाजी इतनी हावी हो जाती है कि आपकी पार्टी, जीती हुई पार्टी हार कर घर बैठ जाती है। पंजाब में आपकी सरकार थी, पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में आपने कैप्टन साहब को हटाया, जो कैप्टन साहब को 1 साल पहले हटाना चाहिए था, लेट हटाया तो ठीक है, एक दलित आदमी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया। लेकिन दलित को मुख्यमंत्री बना के आपने उसको इतनी गालियां पड़वाई आप ही के अध्यक्ष सिद्धू से, कि जो दलित इस बात को गर्व महसूस करता था कि पंजाब में मुख्यमंत्री दलित दिया है पहली बार कांग्रेस ने, वो दलित अपने होते मुख्यमंत्री का अपमान देखते हुए उससे अलग हो गया।
कांग्रेस की गुटबाजी इतनी हावी रही। और वहाँ पे भी क्या था, हरीश चौधरी जनरल वो इंचार्ज पंजाब, उन्होंने भी दबा के पैसा खाया, टिकट बिकने के बहुत ये है। अजय माकन, दिल्ली में जब चुनाव होते हैं, और दिल्ली के नेता है अजय माकन, वो लंदन भाग जाते हैं चुनाव के डर से। वो पंजाब में इंचार्ज है, वो राजस्थान में इंचार्ज है। देखिए सुरजेवाला जो अपनी डिपॉजिट जब्त होता है जिनका अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा में, हरियाणा में, वो कर्नाटक की इंचार्ज है। वो कर्नाटक में बताएंगे कांग्रेस कैसी चुनाव लड़ेगी। वो जैसे खुद स्वयं को समाप्त कर चुके हैं हरियाणा में, वो कर्नाटक को कांग्रेस में समाप्त करेंगे। जिस हिसाब से उन्होंने पलायन किया था माकन ने, उस हिसाब से उन्होंने वहां से कार्यकर्ता का पलायन करवाया और कांग्रेस को इतनी बुरी हार हो गई। पंजाब की जनता अकाली दल को भी नहीं चाहती थी, पंजाब की जनता बीजेपी और अमरिंदर सिंह को भी नहीं चाहती थी। यदि कांग्रेस ठीक से लड़ती तो शायद वापस आ जाती, लेकिन वो जगह आम आदमी पार्टी को दी, और ऐसी दी कि 90 से ज़्यादा सीटें आ गई। सिद्धू साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, जितने भी साहब थे सब हार गए। 90 के ऊपर सत्ता पक्ष और सबसे बड़ा विपक्ष मात्र 11 सीट। गोवा में पिछली बार 19 सीटों पे कांग्रेस जीती, बहुमत के लिए 2 सीटें कम थी। भाजपा 11 सीट पे थी, बहुमत के लिए उनको और 11 सीटें चाहिए थी। सरकार बनने का समय था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भेजा गया देखने के लिए, उनको इंचार्ज बनाया। ये कांग्रेस को क्यों समझ में नहीं आता कि महाराष्ट्र और गोवा ये ट्विन राज्य है। कोई भी मराठी नेता कांग्रेस का जितना अच्छा गोवा को समझता है, वैसा कोई दूसरा नेता नहीं समझेगा। भाजपा ने वो काम किया, उन्होंने तब गडकरी को भेजा, और गडकरी ने 11 के साथ 11 जोड़ के सरकार बनवा दी, और ये 2 तक जोड़ नहीं पाए क्योंकि हनीमून पे व्यस्त थे। धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त हो गई, फिर चुनाव हुए। कोई गोवा में ऐसा नहीं था जो ये नहीं कहता कि कांग्रेस को एज है, लेकिन फिर कांग्रेस का हश्र बुरा हुआ, क्योंकि फिर इंचार्ज कर्नाटक के कोई गुंडू राव पहुंचे, तो कहीं चिदम्बरम साहब को भेजा गया, और बीजेपी ने फिर फडणवीस को भेजा महाराष्ट्र से, और फडणवीस ने वहां सरकार बनवा दी। मणिपुर में क्या होता है, मणिपुर में तो जो केंद्र में होता है ज़्यादातर सरकारें उन्हीं के साथ होती है, लेकिन ये कांग्रेस का हश्र। उसके बाद शर्मसार जो बात है वो है CWC की मीटिंग। CWC के मीटिंग के पहले G23 के लोग कहते हैं हमको बहुत बुरा लगा, कांग्रेस नष्ट हो रही है, कुछ तो भी करना पड़ेगा, गांधी परिवार के बगैर कोई नेता लाना पड़ेगा। और मीटिंग में जब जाके ये नेता बोलते हैं तब बोलते हैं कि संगठन में कुछ करना चाहिए, विश्वास तो हमारा गांधी परिवार में ही है। सोनिया गांधी ने कहा था कि प्रियंका गांधी, मैं और राहुल, हम तीनों इस्तीफा देने को तैयार हैं यदि आपको लगता है कि हमारे वजह से पार्टी का नुकसान हो रहा है। तो पूरी CWC साष्टांग दंडवत करते हुए बोली कि ना, आप तो भगवान हो, आपके बगैर तो कांग्रेस चल नहीं सकती, हमें आत्ममंथन करना होगा। 2014 के चुनाव के नतीजों के बाद लोकसभा के आत्ममंथन के नाम पे एंथनी कमेटी बनी। एंथनी कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की वो रिपोर्ट मीडिया में लीक होती है, लेकिन CWC में अभी तक उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। 2014 के हार की समीक्षा अभी तक नहीं हुई, तो उसके बाद तो लगातार कई बार हारे हुई है। हर हार के बाद CWC होती है, हर बार कहा जाता है कि आत्ममंथन होगा, वो मंथन भी होता है, उसके ऊपर क्या होता है, क्या एक्शन होता है, कोई समझ में नहीं आता। जो सुरजेवाला और गैंग बिहार में पार्टी को निपटाते हैं, वहीं फिर पंजाब में भी एक्टिव होते हैं, वही उत्तराखंड में भी जाते हैं, वो यूपी के भी चक्कर काटते हैं। बघेल साहब तो सिर्फ थैला लेके गए थे पैसे का यूपी में, बाकी रणनीति तो प्रियंका की टीम को ही करनी थी। आज उस टीम के ऊपर एक्शन कौन लेगा? उत्तराखंड के देवेंद्र यादव को सवाल कौन पूछेगा? हरीश चौधरी को जवाबदेही किसके प्रति है? कि फिर अब जब गुजरात के चुनाव होंगे तो यही लोग होंगे। फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो अंदर के लोग हैं वो कहते हैं कि अरे साहब, एक कृष्णा अलावेरू है, कर्नाटक की कांग्रेस के नेता थे, वो राहुल गांधी के बहुत नज़दीकी और विश्वास पात्र है। हर चुनाव में उत्तराखंड हो, पंजाब हो, गुजरात हो,
पिछली बार गुजरात में भी जो टिकट बंटवाए थे वो अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से वो राहुल गांधी को फीडबैक देते हैं कि ये लोग चुनाव जीतेंगे, हम सत्ता में आएंगे। गुजरात में नहीं आए। पंजाब में भी यही कृष्णा अलोवेरा घूम रहे थे और यही फीडबैक दे रहे थे। इन्हीं के फीडबैक पे पंजाब का ये हाल हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही फीडबैक देने वाले नेता हैं। मुझे राहुल गांधी पे भी कई बार दया आती है कि ये फीडबैक देने वाले उनके विश्वास पात्र लोग बार बार विश्वासघात करते हैं तो भी ये आंख बंद करके क्यों विश्वास रखते हैं? क्या कांग्रेस में नेताओं की कमी है क्या? कांग्रेस में जमीन से जुड़े हुए नेता बहुत है, लेकिन शायद गांधी परिवार को सिर्फ वो चाहिए जो सुबह से शाम तक उनकी आरती उतारे और भांडगिरी करे। भांडगिरी से तुम्हारा ईगो बड़ा हो सकता है, सम्मान नहीं, क्योंकि सम्मान किसी भी नेता का चुनाव जीतने से होता है, चुनाव हारने से नहीं। यदि गांधी परिवार को, कांग्रेस को जिंदा रखना होगा, गांधी परिवार को, गांधी परिवार के आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा, तो आपको आपके संगठन जिंदा करने होंगे। कई विभिन्न संगठन थे आपके पास। सेवा दल था, NSUI है, यूथ कांग्रेस है, ये सब मरणापन्न स्थिति में है। दूसरी ओर आप भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद लगा जब राहुल गांधी ने कहा कि हम पुराने ढर्रे पे चुनाव लड़ते हैं, हमें बीजेपी जैसी नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक से चुनाव लड़ने होंगे। आपको रोका किसने साहब? 2014 से लेकर 2022 आपको 8 साल सिर्फ ये समझने में लगे कि बीजेपी ने टेक्निक बदली है। यदि इतना समझने में आप देरी करते हो साहब, तो जब तक आप पूरी बात समझ लोगे तब तक तो शायद पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। अभी भी जमीन से जुड़े हुए नेताओं को लाना होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा का अध्यक्ष कांग्रेस का होना चाहिए। आज 1 साल हो गए विधानसभा को अध्यक्ष नहीं है और कांग्रेस अपना अध्यक्ष बनवा पा नहीं रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी क्लेम करती है कि वो वहां मेजॉरिटी में है। यदि आपके पास वहां बहुमत है तो फिर आप अध्यक्ष क्यों नहीं बना सकते? क्या जरूरत है वॉइस वोट की? क्यों नहीं सीधा वोटिंग करके अध्यक्ष जितवा सकते? क्योंकि वहां शरद पवार नहीं चाहते कि जो अध्यक्ष आप जिसको बनाना चाहते हो उसको वो नहीं चाहते। महाराष्ट्र में शरद पवार तय करते हैं कांग्रेस कैसी चले। विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के जो बाकी नेता है वो तय करते हैं और कांग्रेस ही नीचे मुंडी करके उनका आज्ञा मानते हैं, क्योंकि उनको सत्ता का मक्खन खाना होता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गलती के कारण सत्ता से बाहर हो गई। सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत के कबर खोदते हैं और सचिन पायलट के सर के ऊपर हमेशा प्रियंका गांधी का हाथ होता है। तो क्या अपने ही सरकार को डिस्टेबल करने का काम यदि केंद्र करता होगा तो फिर कांग्रेस सशक्त कहां से होगी? जब तक केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का सशक्त नहीं होता तब तक अशक्त क्षेत्रीय क्षेत्र भी शेर बन के दहाड़ते हैं। किसी भी राजनीतिक, खासकर राष्ट्रीय राजनीतिक दल का ये खासियत है कि जितना केंद्र मजबूत होगा उतने ही क्षेत्र कंट्रोल में रहेंगे। केंद्र जैसा ही शेर बूढ़ा होते से ही लोमड़ियाँ और छोटे छोटे जानवर भी उसको तकलीफ देने लगते हैं। तो इस बूढ़ी कांग्रेस को एक दमदार नेतृत्व की ज़रूरत है। कांग्रेस के पास अपना अध्यक्ष भी पूर्णकालीन नहीं। तो ये गांधी परिवार को तय करना है कि कांग्रेस को कैसे समाप्त करना है या कांग्रेस को बचाना है। इसलिए कांग्रेस को तोड़ा जाता है क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी विपक्ष में पार्टी है जो पूरे राष्ट्र पर व्याप्त थी। नहीं तो हर क्षेत्र में, हर राज्य में यदि क्षेत्रीय दल उभर के स्ट्रांग होते हैं तो फिर केंद्र में हमेशा बीजेपी बनी रहेगी। हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एक ही पार्टी की सत्ता निरंकुश रूप से यदि सत्ता में बनी रहती है तो फिर वो तानाशाही की तरफ देखते जाती है। हमने एक समय इंदिरा गांधी के समय भी देखा है। इसलिए एक राष्ट्रीय दल होना जरूरी है। आम आदमी पार्टी पहली क्षेत्रीय दल है इस देश में, पहला क्षेत्रीय दल है इस देश में जिसने अपने राज्य के साथ साथ किसी और राज्य में भी उसका क्षेत्रीय दल होते हुए भी जाके सरकार बनाई। दिल्ली की पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो पंजाब में जाती है, वहाँ अकाली दल क्षेत्रीय दल है, उसको टक्कर देते हुए वहाँ कांग्रेस की जगह लेती है। अगली बार वो हल्ला बोलेगी हिमाचल में और गुजरात में।
हरियाणा में धीरे धीरे वो कांग्रेस की जगह लेगी कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल का स्वरूप लेगी और कांग्रेस क्षेत्रीय दल बन के किसी पौंडीचेरी जैसा छोटी जगह पे अपनी सत्ता में रहेगी तो आश्चर्य होना नहीं चाहिए। इसलिए आज कांग्रेस को तोड़ा। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद।